देखिए केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा तो आपको मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाएंगे, उनका बॉन्ड एंगल आ जाएगा, उनका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, वो पोलर है नॉन पोलर है ये पता चल जाएगा। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिकल बॉन्डिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं आपको चाहूँ कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँ, उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें मुझे केमिकल बॉन्डिंग की हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँ उसमें भी मुझे केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँ तब भी मुझे केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब आप कह सकते हो कि ये अब तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं टारगेट बैच जो 13th बैच होता है, जो 12th पास आउट वाला बैच होता है, उसमें सबसे पहला चैप्टर यही पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ बच्चों को एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसपीडीएफ और क्वांटम नंबर्स ये आता है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसी को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका लेक्चर प्लान देखते हैं। देखिए पहले इसका लेक्चर प्लान देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, या कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, ये एक तरह से इंट्रो है। इसके बाद फिर है ना थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो थ्योरी ऑफ वैलेंसी है, इसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाना सीखेंगे, और इसमें कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, फिर थर्मोकेमिस्ट्री ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद इसमें देखेंगे कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा लेंदी है, मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी में आप H2SO4, HClO4, H2S2O8 सब स्ट्रक्चर, KMnO4, K2Cr2O7, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाना आप सीख जाओगे। कोई भी मॉलिक्यूल में बोलूँगा ना, जैसे मैंने बोला H4XCO6, तो आप उसका स्ट्रक्चर बना लोगे। मैंने कहा नहीं XCOF4 जिनॉन, XC मतलब जिनॉन, OF4 उसका स्ट्रक्चर बनाओगे। तो ये यही वाले पार्ट में आप सीखोगे। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कम से कम 5-6 वीडियोस बनेंगे। फिर वॉयलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, उसके एग्जांपल्स, फिर ज्योमेट्री शेप, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसमें ज्योमेट्री सीखोगे, शेप सीखोगे, बॉन्ड एंगल सीखोगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का। देन उसके बाद जो है आप आओगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, देन उसका जो मॉडिफिकेशन है हाइब्रिडाइजेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मॉडर्न थ्योरी पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें आप जो मेथड पढ़ोगे LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड। तो ये तो थ्योरीज थी आपकी, ये थ्योरीज थी, ठीक है ना ये। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, ये एक बार इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास लेक्चर प्लान होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा चैप्टर है ये, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो नए बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है
वो लोग उसमें जूम में ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है ना, वैसे भी ले सकते हो और या अपने मोबाइल की हेल्प से भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट की हैबिट डेवलप कर लो और उसके बाद में फोल्डर बना के उसको रख लो अपने लैपटॉप में या कहीं मोबाइल में ही, ठीक है ना। पूरा लेक्चर आपके पास स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में होना चाहिए एंड देन उसके बाद आप उसको कॉपी में नोट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से आता है, देखिए जो वो है आपके पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसमें आप डायपोल मूवमेंट में ये चीज़ पढ़ते हो, फिर पोलराइजेशन आप पढ़ते हो, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सब इंडिपेंडेंट लेक्चर है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने के लिए आपको पीछे की कोई चीज़ नहीं भी आती है तब भी पढ़ लोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेरे पास वीडियो लेक्चर ऑलरेडी तैयार है, तो हो सकता हो मैं आपको थोड़ा सा 2-3 वीडियो लेक्चर्स इसके पढ़ लोगे केमिकल बॉन्डिंग के, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको भेज दूंगा, उसको तैयार कर लोगे, क्योंकि उसका फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। तो ये भी लेक्चर प्लान ले लीजिए आप, इसको भी नोट कर लीजिए। पहले आपने यहाँ तक आपने नोट कर लिया था। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इतनी चीजें हमको पढ़नी है। देखिए बुक्स में रेजोनेंस भी दिया रहता है, लेकिन वो मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, क्योंकि रेजोनेंस बुक में 1 पेज का दिया रहता है, मैं आपको 20 पेजेस का करीब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, और हो सकता हो 30 पेजेस हो जाए, ठीक है ना। रेजोनेंस में स्टार्ट करता हूं, रेजोनेंस में स्टार्ट ही करता हूं जब मैं डिस्कस करता हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर प्लान हो गया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए पहले एक चीज देखते हैं। देखिए जैसे मैं अलग अलग आपके सामने चीजें दिखा रहा हूं, जैसे ये Na+Cl- है, तो आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। फिर देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि क्लोरीन का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये शेयरिंग है, तो बोलते हैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए HF मॉलिक्यूल में ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। दूसरे HF मॉलिक्यूल में इसमें पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में एक वीक फोर्स आ रहा है, तो एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में भी यही होता है, जैसे ये होता है वाटर ऐसे होता है, ये एंगल इसमें वी शेप्ड होता है, ये जो है ना, ये इसमें एंगल है ना, ये एंगल ये 104.5 डिग्री होता है। ये कैसे एंगल आता है ये मैं आपको बताऊंगा VSEPR थ्योरी में, बताऊंगा,
ठीक है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी इधर पुल हुआ तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लो, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लो इस तरीके से, इसमें भी क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक वीक फोर्स आएगा, ये दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में भी होता है ये, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि हर जगह ना बॉन्ड एक फोर्स है। अब इसी तरह मेटेलिक बॉन्ड देखिए क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग देखिए क्या होता है, कोई भी मेटल होता है तो मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जैसे कॉपर प्लस प्लस दिखाया गया है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको कहा जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव एटम्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है ना, पॉजिटिव आयंस है। तो जो बिटवीन मेटल कैटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन तो लिखा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन मेटल कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए बॉन्ड हर जगह, बॉन्ड है ना हर जगह एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्ड फॉर्मेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो उससे क्या होता है कि जब जब दो चीजें, दो या दो से ज्यादा चीजें एक अट्रैक्टिव फोर्स से अटैच होती हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है उनका मूवमेंट कम हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएंगे। भाई जैसे अभी मान लीजिए 2:30 बज रहा है, तो 2:30 बजे मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ और तुम भी अपने आप को रूम में तुमने बंद कर लिया। क्यों क्यों क्योंकि हम और तुम इस समय अटैच्ड हैं। कैसे भाई, तुमने फीस दी है, पैसा दिया है, तो और मैंने पैसा लिया है, तो मैंने पैसा तुमसे लिया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुमको पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो अब तुमने पैसा दिया है, तुम्हारा पैसा लगा है, तो तुम चाहोगे कि उसकी वैल्यू मिले। तो हम दोनों क्या हो गए, अटैच हो गए एक बॉन्ड से। और ये बॉन्ड इस समय हो सकता हो तुम्हारा मन करता जाके घूमे, लेकिन तुम घूमने नहीं जा सकते हो क्योंकि लाइव क्लास चल रही है। मेरा मन हो सकता हो कि घूमे, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं अभी लाइव क्लास ले रहा हूं। तो इसका मतलब हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो हम दोनों स्टेबल हो गए। तो दिस इज बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए अब मतलब बॉन्ड हमेशा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा। तो देखिए बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स और आयंस टुगेदर एंड स्टेबलाइजेस देम बाय द ओवरऑल लॉस ऑफ एनर्जी इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्ड का मतलब होता है, बॉन्ड डिनोट्स अ टाइप ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। चलिए तो पहले आपको नोट्स बनाने होंगे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
एक रीडिंग भी कर लिया करिए। मैं हमेशा आपको स्क्रीनशॉट के लिए ज़्यादा टाइम देता हूँ, उसमें एक रीडिंग भी कर लिया करिए, जिससे कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक रीडिंग भी कर लीजिए। ये मत समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या मेटेलिक बॉन्डिंग खत्म हो गया। ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, अभी इन्हीं चीजों को तो डिटेल में पढ़ेंगे। इधर ये वाला भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये वाटर का भी बना लीजिए, देख लीजिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। और अब ये नीचे ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछे। कोई भी डाउट हो जूम के थ्रू मैसेज करना है, पूछिए अगर कोई डाउट हो कहीं पर भी। अभी मैंने आपको लेक्चर प्लान बताया है और एक बताया है कि व्हाट इज एग्जैक्टली बॉन्डिंग। बॉन्ड मतलब एक फोर्स। देखिए बिना बॉन्ड के कोई भी चीज, हाँ देखो एनर्जी जब भी कम होगी ना तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। मतलब जब भी एनर्जी कम होगी तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखो कोई भी एनर्जेटिक होगा ना तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ही हर्ष अग्रवाल, मान लो तुम्हारे पास जो है पावर आ जाए खूब सारी, ही मैन वाली पावर आ जाए, स्पाइडरमैन वाली पावर आ जाए, तो क्या तुम चुपचाप बैठ के पढ़ाई करोगे? नहीं, नहीं करोगे। तुम पता चला उछलते कूदते यहां से अभी जगह जगह घूमोगे, कभी किसी मोबाइल टावर पे चढ़ जाओगे, कभी ऊंची और बिल्डिंग पे चढ़ जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर मिलेगी ना तो आप अनस्टेबल हो जाओगे। प्रैक्टिकल बात करो, पावर मिले या पैसा मिले आप अनस्टेबल हो जाओगे। अभी अभी तुम्हारी 10 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, देखता हूं कितना तुम ये केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स पढ़ते हो। नहीं पढ़ोगे। 10 करोड़ की लॉटरी कर जाए, सबसे पहले प्लानिंग करोगे कौन सी महंगी कार खरीदूं, तो अनस्टेबल हो जाओगे। तो एनर्जी कम होती है तभी स्टेबिलिटी होती है। ज्यादा एनर्जी वाली चीज कोई स्टेबल हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। अब देखो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक पावरफुल अमेरिका है,
अब देखो चाइना से भी झाम फंसाता रहता है, उसके बाद वो ईरान से भी झाम फंसाए रखता है, रशिया से भी, सबसे तो उसका टसन चलता रहता है क्योंकि पावरफुल है ना। भूटान को कभी देखा है? भूटान को नेपाल से भी पंगा नहीं लेता वो। एनर्जी नहीं है तो क्या पंगा लेगा, स्टेबल है चुपचाप। ठीक है ना। तो अच्छा, ये मैं आपसे कह रहा था कि बॉन्ड के जहां भी होगा वहीं पे स्टेबिलिटी होगी, बॉन्डेड चीज ही साथ में रहेंगे। अब देखो जैसे क्या होता है ना कि हालांकि बड़ा खतरनाक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे तुम बच्चे हो, ठीक, वो और आपके फादर मदर, तो ये बताओ आप साथ क्यों रहते हो? आप एक साथ रहते हो एक घर में, कैसे? जरूरत है ना। तुम घर में क्यों रहते हो बताओ? क्योंकि तुमको घर में क्या होता है, फूड मिलता है, रहने के लिए छत मिलती है और तुम्हारी जरूरत की चीजें मिलती हैं। अब ये घर वाले अगर तुमको 6-7 दिन तक खाना पीना ना देना तो देखो तुम लड़ाई करने लगोगे। ये मत समझना कि मैं फादर मदर के साथ इसलिए रहता हूं कि बड़ा प्यार करता हूं उनको, नहीं नहीं, कुछ नहीं। अभी 4 दिन वो तुमको लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं देंगे ना तो तुम लड़ने लगोगे, बोलोगे क्या मतलब है आप मुझे जब खाना नहीं दे सकते हैं तो। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी जरूरत है। और फादर मदर भी तुमको बड़ा प्यार करते हैं, तुम अभी छोटे हो, लेकिन वो जानते हैं कि आगे चल के जब वो ओल्ड एज में होंगे तो तुम उनकी केयर करोगे, इसलिए इसलिए वो मतलब तुम्हारा ख्याल रखते हैं। अभी रोज तुम उनसे बोलो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप लोगों को घर से निकाल दूंगा, देखता हूं उनका फिर बिहेवियर तुम्हारी तरफ कैसा रहता है। तो बॉन्ड है, जरूरत है एक दूसरे की। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला अप्रोच ये है, फर्स्ट अप्रोच, कि एक एटम ए है एक एटम बी है, ये आइसोलेटेड एटम है, नॉन बॉन्डेड, फिर उनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है, ये आयनिक भी हो सकता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी बॉन्ड हो। हमेशा याद रखना, एक सिंपल आंसर ये कह सकते हैं, बॉन्डेड सिस्टम इज मोर स्टेबल देन नॉन बॉन्डेड सिस्टम। बॉन्डेड सिस्टम हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा नॉन बॉन्डेड सिस्टम से। बॉन्डेड सिस्टम में हमेशा काइनेटिक एनर्जी कम होगी, बॉन्डेड सिस्टम की एनर्जी कम होगी, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा नॉन बॉन्डेड से। तो कोई बोलेगा कि बॉन्डिंग क्यों हो रही है, तो बोलना क्योंकि बॉन्डेड सिस्टम इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए कि एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये है, तो ये H2 बन गया। तो H2 मॉलिक्यूल जो कि बॉन्डेड है इज मोर स्टेबल देन सिस्टम ऑफ 2 आइसोलेटेड नॉट बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स। तो मॉलिक्यूल हमेशा ज्यादा स्टेबल है एटम से जो कि नॉन बॉन्डेड है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल को आप हमेशा बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मुझे तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, कुछ समझ में नहीं आया। पिछले लेक्चर में इसीलिए मैं क्लास भी नहीं ले पाया। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि ये लोग क्या करने वाले हैं भाई। कोई चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। ये पता नहीं इस तरह की चीज़ क्यों ला रहे हैं भाई। अरे आप फिजिक्स मैथ्स बच्चा पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, उसके साथ वो फैशन डिज़ाइनिंग क्यों पढ़वा रहे हो उसको? क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो नहीं पढ़ेगा, फैशन डिज़ाइनिंग ही पढ़ेगा, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेगा। अरे भैया ये जो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ये सब प्योर साइंसेस हैं भाई। इन पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है तब ये तैयार होता है, हंसी मजाक नहीं है। तुम देखते तो 20 लेक्चर्स हो जाते हैं तब जाके पीरियोडिक टेबल समझ में आती है। उसमें भी इतने एक्सेप्शनल केसेस हैं। 52 लेक्चर्स मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के आपको भेजे हैं, 52 वीडियोस, 52। और अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के 4-5 वीडियोस और बनाऊंगा, अभी बनाए नहीं है। तो इसका मतलब है कि मतलब इतना आसान नहीं है साइंस पढ़ना। साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कायदे से पढ़ोगे तो उसमें टाइम लगता है। उसमें आप दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हो। अब अभी तो देखो, पहली बात तो इनको ये लॉन्च ही नहीं करना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, कोरोना टाइम चल रहा है इस समय, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इनको पोस्टपोन करना चाहिए था। पता नहीं, अभी क्लियर कट कुछ नहीं दिया है, बस यही दिया है कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये दिया है कि सेमेस्टर सिस्टम होगा। अब बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो हाफ पार्ट उसका ऑब्जेक्टिव होगा, हाफ पार्ट सब्जेक्टिव होगा। चलो ये तो फिर भी ठीक है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने से क्या होगा फ़ायदा, कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करेगा। लेकिन ये पॉलिसी वेल डिफाइंड नहीं है और इंडिया में प्रैक्टिकल तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। अभी 1 मिनट में ज़रा इसको कंप्लीट कर लूँ फिर बात करूँगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड अप्रोच, ये थोड़ा और जस्टिफाइड अप्रोच है, ये और जस्टिफाइड अप्रोच है। ठीक है, देखिए इसको जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए एक एटम ये है और एक एटम ये है, ए और बी, ठीक है ना। अब क्या होगा उसमें भाई, अब दोनों के पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, तो जब दो एटम पास पास आएंगे, जब दो एटम पास पास आएंगे ए और बी, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। या फिर ए का न्यूक्लियस एंड बी का इलेक्ट्रॉन, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और दोनों के न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो जब दो एटम पास पास आएंगे, जब दो एटम पास पास आएंगे तो काफी तरह के क्या होगा कि पेयर ऑफ फोर्सेस बनने लगेंगे, काफी सारे फोर्सेस आने लगेंगे, रिपल्सन के भी अट्रैक्शन के भी, दोनों। तो ऐसी सिचुएशन में जो नेट रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, ये जितने भी फोर्सेस हैं अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, इनका जो नेट रिजल्टेंट है ना, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट रिजल्टेंट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस एंड वी से कि बॉन्डिंग अकर्स। तो यही नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज बॉन्ड। ठीक है ना। और अगर नेट जो फोर्स है ना रिपल्सन का है अगर, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस
रिपल्सन है तो एटम अवे चले जाएंगे, तो वी से नो बॉन्डिंग, वी से नो बॉन्डिंग, ठीक है ना भाई। ऐसे समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरी बात ध्यान से, एक एनालॉजी सुनिए कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो कुछ चीज आपको अच्छी लगती है, कुछ चीज नहीं पसंद आती है। रिजल्टेंट में अगर आपको पसंद आई तो आप उस चीज को ज्वाइन करेंगे, नहीं पसंद आई तो नहीं ज्वाइन करेंगे। सारी चीज अच्छी लग नहीं सकती और सारी चीज खराब नहीं लग सकती। अब मैं यहां पे एक एनालॉजी दे रहा हूं, एकदम रियल वो है। मैं पहले ममफोर्डगंज में रहता था पहले, तो वहां पे जो जगराम चौराहा है, जगराम क्रॉसिंग के पास, वहां पे एक वो बाल काटने वाले की दुकान थी, नाई की दुकान थी। तो वहां 3 ब्रदर्स थे, वो तीनों अपना बाल काटते थे और तीनों अच्छा बाल काटते थे। तो जो उसमें सबसे छोटा वाला था भाई, मैं उससे बाल कटवाता था, तो वो मेरे बाल भी काटता था। बालों से पहले वो मेरी चंपी करता था, मसाज करता था, हेड मसाज करता था, मुझे शायरी सुनाता था, गाने भी सुनाता था, ठीक है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, फिर मेरे बाल काटता था। तो अब क्या होता था कि भाई मैं वहां जाता था, मुझे अच्छा लगता था, बाल भी अच्छे काटता था, गाना भी सुनाता था, चंपी भी करता था, हेड मसाज मतलब। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो काफी पॉपुलर हो गया, वहां भीड़ बहुत होने लगी। जब भीड़ बहुत होने लगी तो एक तो वहां जाओ तो काफी वेट करना पड़ता था, और उसके बाद वेट करने के बाद जब नंबर आता था तो वो जल्दी से बाल काट के दूसरे का नंबर लगा देता था, क्योंकि अब उसके पास टाइम नहीं रहता था। अब वो हेड मसाज नहीं करता था, गाना नहीं सुनाता था, शायरी नहीं सुनाता था। तो इसके बावजूद वो बाल अच्छा काटता था। मैंने वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि नेट रिजल्टेंट में अब मुझे मजा नहीं आ रहा था। तुम बोलोगे आप बाल कटवाने जाते थे कि गाना सुनने जाते थे, कुछ भी कह लो। अब 2-3 महीने में एक बार गए बाल कटवाने, तो मुझे थोड़ा पीस चाहिए होता था, जल्दीबाजी नहीं चाहिए थी। तो ये है, नेट रिजल्टेंट अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह गया था, तो मैंने वहां जाना बंद कर दिया। आज 20 साल हो गए वहां गए हुए, तो इसका मतलब अब कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर मैं जाता रहता तो बॉन्डिंग रहती। तो आप समझ रहे हैं बॉन्डिंग क्या होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं गौरव गोयल क्लासेस के बगल में एक है शॉप है, मैं वहां जाता हूं। वहां मेरे ख्याल से मैं 15-16 साल से जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नेट रिजल्टेंट अगर अट्रैक्शन का है तो वो चीज होगी, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। तो ये बॉन्डिंग का बड़ा परफेक्ट एनालिसिस है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच का पहले एक मिनट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच से ये स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये अच्छा, इससे ये भी पता चलता है कोई भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड क्यों नहीं बनता। कोई भी 2 एटम बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जैसे 2 क्लोरीन एटम Cl2 बना लेंगे, लेकिन 2 सोडियम एटम Na2 नहीं बनाएंगे। 2 क्लोरीन एटम Cl2 बना लेंगे, 2 सोडियम एटम Na2 नहीं बनाएंगे। ये इस बात का भी आंसर है कि कोई भी 2 एटम क्यों नहीं बॉन्ड बना लेते हैं। अरे रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग एक अप्रोच और है, वो हम लोग अगली मीटिंग में देखेंगे।